हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का चल रहा है, 6th एडिशन, जिसमें हमने अभी थर्ड पार्ट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, यानी कि जो चैप्टर 17 था हमारा प्रेसिडेंट, उसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। आज हमारा जो लेक्चर थर्ड है उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। किसके रिगार्डिंग में? प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में, जो भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। आज वो क्वेश्चंस रहेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और वो क्वेश्चंस रहेंगे जो पूछने के चांस रहेंगे, या आप एज अ प्रैक्टिस की तरह भी आज के वीडियो में, आप एज ए टेस्ट की तरह पे भी आज की वीडियो में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे जो वीडियो डिस्कशन चल रहा है उसमें हमने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट में हम कौन कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अगर डिस्कस की बात करें तो सबसे पहले हमने चैप्टर डिस्कस किया था इसमें 17, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में। आज एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हम कल सबसे पहले 2007 से लेकर के 2009 तक के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं। उसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी वाइस प्रेसिडेंट। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जब वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। चैप्टर 19 डिस्कस होने के बाद हम चैप्टर 20, 21, 22 इस तरीके से हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। जब हमारा एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, उसको कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने क्लास 6 से लेकर के 12 की जो फर्स्ट बुक है, कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट चल रहा है। जैसे ही थर्ड कंप्लीट होगा तब हम 12th क्लास की सेकंड बुक कंप्लीट करेंगे। जब सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब हम एम लक्ष्मीकांत का जो फोर्थ पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसी पैटर्न में हमारा वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा। जब हमारा एम लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद हम दूसरी बुक को कवर करना स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी या हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर लेंगे, दोनों में से कोई, या हम हिस्ट्री। इन तीनों में से हम कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, इस अमेंडमेंट के तहत किन दो यूनियन टेरिटरी को प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल गया था, यानी कि अधिकार मिल गया था। ऑप्शन ए है दिल्ली एंड चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड दमन एंड दीव, ऑप्शन डी है हमारे पास चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आप करेक्ट आंसर देखने से पहले या तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या जिस कॉपी, यानी कि जिस जगह पे भी बैठ करके आप स्टडी करते हैं तो उसमें से एक नोटबुक में इसको एज ए टेस्ट की तरह पे आप इसको अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा कि एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाकर के प्रेसिडेंट वाले चैप्टर की वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको एज ए टेस्ट की तरह आप इसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि कहाँ पे आपको रिविजन्स की जरूरत है, कहाँ पे और फोकस करने की जरूरत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली एंड पुडुचेरी। जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बात किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के, और हर एक स्टेट के क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी ही एक दो यूनियन ऐसे टेरिटरी हैं जो जिसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और किस अमेंडमेंट के तहत इन्हें ये अधिकार मिला था? तो 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत।
दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक एसिस्ट्रेशंस और दूसरा रीजंस के फॉर्म में है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। पहला है यानी कि एसिस्ट्रेशंस, जिसे हम अभिकथन भी कहते हैं, अभिकथन। तो असिस्ट्रेशन यानी कि असिस्ट्रेशन जो वो ये कहता है कि जो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो इलेक्शंस होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हमें देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं इलेक्टेड होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। इसका रीजन ये कहा गया है कि जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेजेस है उसमें ये प्रोविंस है कि जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों हाउस के, वो और जो हर एक स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी की वजह से क्या है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हमें इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। ये इसका रीजन दिया गया है। अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन ए ये कहता है कि हमारा एसिस्ट्रेशंस और रीजन दोनों सही है और हमारा जो रीजन है वो एसिस्ट्रेशंस की करेक्ट एक्सप्लेशंस करता है। एक्सप्लेशंस का मतलब सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कहता है कि हमारा एसिस्ट्रेशंस और रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है वो एसिस्ट्रेशंस की सही व्याख्या यानी कि करेक्ट एक्सप्लेशन नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि हमारा असिस्ट्रेशन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन डी है असिस्ट्रेशन गलत है, रीजन सही है। अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा रीजन भी सही है और असिस्ट्रेशन भी सही है। यानी कि अगर हम अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करते हैं वो इनडायरेक्ट इसीलिए हमें देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो दोनों हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों ही के मेंबर्स क्या है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि नॉमिनेट पर्सन। यानी कि जैसे कि पहले जो लोकसभा में 2 नॉमिनेट पर्सन होते थे एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए, और हर एक स्टेट की क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही पार्टिसिपेट करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसका मेन रीजन क्या है कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसी वजह से क्या है जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अब एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि जो इलेक्शन यानी कि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक में किसके बारे में बात रखी गई है, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में बात रखी गई है। अगर हम आर्टिकल 52 से बात करते हैं 78 तक में, तो इसमें किसके बारे में बात रखी गई है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात रखी गई है। किसके बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो उसमें से आर्टिकल 52 से 62 तक किस बारे में, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है उनका जो इलेक्टेड है वो किस मेथड में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलता है, ऑप्शन बी है सिंगल ट्रांसफर, ऑप्शन बी है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम और ऑप्शन डी है ओपन वॉलेट सिस्टम। तो आपको बताना है कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनका जो इलेक्शंस होता है वो किस पैटर्न में हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस किया जाता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है क्या। अगर हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को क्या करते हैं, रैंक वाइज एक ऑर्डर में प्रेफरेंस के साथ क्या करते हैं, बैलेट पेपर पे वोट करते हैं और फिर वो आगे क्या होते चले जाते हैं, फॉरवर्ड होते चले जाते हैं। यानी कि वो अगर आगे अगर सीट्स खाली होती है तो वो क्या हो जाती है, आगे रिमेन यानी कि फॉरवर्ड ट्रांसफर्ड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे ए सी डी ई, ये 4 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। तो सबसे ज्यादा इन्हें वोट मिलती है 4, डी को मिलती है 3, सी को मिलती है 2 और ई को मिलता है 1।
तो सबसे ज्यादा जो वोट ए पर्सन को मिला तो ए क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, और जो डी था वो क्या बन जाएगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट। तो इस पैटर्न में हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शंस हमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू देखने को मिलता है। इसीलिए जो था इसका राइट आंसर वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आज ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होते हैं वो इन चारों में से कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट मेंबर, और ऑप्शन डी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि राज्यसभा एंड सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर प्लस ऑल स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये दो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट देते हैं और उनके द्वारा ही हमारे प्रेसिडेंट को वोट दे करके चुना जाता है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 35। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि 35। हमारी कंट्री के अंदर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस एज रखी है वो कितनी रखी गई है, 35 रखी गई। यानी कि आप यानी कि किसी भी पर्सन को अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शंस लड़ना या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट का मतलब है कि इलेक्शंस लड़ना है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी पहली जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो 35 के हो चुके होने चाहिए, उसके प्लस होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए, पहला। दूसरा, वो इंडियन के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि भारत की नागरिकता उनके पास होनी चाहिए। तीसरा, वो लोकसभा के इलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो भी लोकसभा के मेंबर की जो क्वालिफिकेशन हो, यानी कि वो लोकसभा के मेंबर की जो क्वालिफिकेशंस उनमें होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है किसके बारे में, एज अ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, तो क्या होनी चाहिए, तो तो उनकी जो क्वालिफाई है, जो भी कंडीशंस है एज अ इलेक्टेड मेंबर बनने के लिए लोकसभा के, तो वो उनको क्या कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हो। फिर चौथा जो कंडीशंस रखा गया है, चौथा कंडीशन ये रखा गया है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो और किसी भी पद पर रह करके काम ना कर रहे हो। अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें वहां से क्या पहले देना पड़ेगा, रिजाइन, तब जाकर के वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट, यानी कि एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट वो खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये चार क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करके कोई भी पर्सन क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, यानी कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में वो क्या कर सकता है, इलेक्शंस में चुनाव लड़ सकता है। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इसमें कह रहा है कि जो मिनिमम टर्म है हमारे प्रेसिडेंट की ऑफिस में, यानी कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने टर्म्स तक के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। ऑप्शन ए है दो टर्म्स के लिए, ऑप्शन बी है नो लिमिट, ऑप्शन सी है सिंगल टर्म, और ऑप्शन डी है 3 टर्म। तो आपको बताना है कि हमारी कंट्री में एक पर्सन मैक्सिमम कितने टर्म तक के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि नो टर्म।
अगर हम अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं जिनका टेन्योर 5 साल रहता है, वो जितने बार चाहे उतने बार क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। उसमें कोई मैक्सिमम टर्म डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मैक्सिमम सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही क्या है, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जबकि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है। जबकि यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे 4 साल का रहता है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि नो लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शंस के टाइम पे हमें जो एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अगर हम एमएलए की वोट की वैल्यू की बात करते हैं तो वो हर एक स्टेट का हमें क्या है, अलग अलग वैल्यू देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि लोकसभा के एमपीस के कंपेयर में राज्यसभा के एमपीस की जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 और ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है ना तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो अब आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलएज, तो इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। इसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई 1/1000। तो इस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है किसकी, एक एमएलएज की। तो देखिए हर एक स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो क्या हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो एमएलएज की जो वोट की वैल्यू है वो हर एक स्टेट की हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो दूसरा स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि लोकसभा के मेंबर एमपी से ज्यादा हमें राज्यसभा के एमपीस की वोट की वैल्यू ज्यादा देखने को मिले। तो अगर हम एमपीस की वोट की वैल्यू की बात करते हैं, जो वैल्यू जो एमपीस की निकाली यानी कि जो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपीस। अब एमपीस की वोट की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ votes all MLAs of all state divided by total number of elected
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीके से हमें क्या है, हम एमपीज की वोट की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह बताया गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन ए है 35 ईयर्स कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। ऑप्शन बी है एजुकेटेड होना चाहिए। ऑप्शन सी है क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और ऑप्शन डी है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि एजुकेटेड। जब हमने थोड़ी देर पहले क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहीं पे भी ये डिस्कस नहीं किया था कि प्रेसिडेंट की मिनिमम और मैक्सिमम एजुकेशंस क्या है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक की बात करोगे तो उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एक प्रेसिडेंट की मिनिमम या मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि एजुकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए, यानी कि हमारे देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए उसका जन्म भारत में होना चाहिए। दूसरा कहता है कि उनका 35 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। और तीसरा वो क्वालिफाइड, यानी कि उनकी वो क्वालिफाइड होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए। अब इन 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और फ्रेंड्स, यदि आपने 2022 और 2023 का यूपीएससी एग्जाम देखा होगा तो उसमें यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा गेम ये खेला कि इस टाइप के जो ऑप्शंस थे उसको चेंज करके पेयर में कर दिया। यानी कि आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा पेयर करेक्ट है। ऑप्शन ए हो जाता आपका ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी हो जाता आपका ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी हो जाता ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स, और ऑप्शन डी होता नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यूपीएससी ने इस बार इस पैटर्न में ऑप्शंस को दिया था। तो अब दोनों पैटर्न में क्या करें, आंसर बताएं कि कौन सा, यानी कि न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने तो कौन सा पेयर करेक्ट है, और ऑप्शन ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने कि राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम पहले ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीसरा और पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। न्यू ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट है, यानी कि सिर्फ ए। ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है बी, न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ए। अब बात करते हैं ये दोनों स्टेटमेंट में क्या इनकरेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वो इसलिए इनकरेक्ट है, यहाँ पे बाय बर्थ नहीं, बस बस इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। हमारी कंट्री के जो भी प्रेसिडेंट हो उनके पास बस कहाँ की नागरिकता होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर उनका जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। ये बर्थ वाला कंसेप्ट आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको यूएसए का प्रेसिडेंट बनना हो तो यूएसए में ही आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप यूएसए के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये कंसेप्ट इंडिया पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमारी कंट्री में बस इतना है कि यदि आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में आपको चुनाव लड़ना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शंस लड़ना है, तो उसके लिए बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए। आपका जन्म कहीं पे भी हुआ हो ये मायने नहीं रखता है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, यहाँ पे जो क्वालिफाइड इलेक्शंस की बात रखी गई है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नहीं रखी गई है, बात रखा गया है लोकसभा के लिए। तो इसीलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए आपके लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
और आपने इसे एज ए टेस्ट की तरीके भी लगाया होगा, ये सॉल्व किया होगा और आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा हमारे देश के प्रेसिडेंट के बारे में। कल हम इंडियन पॉलिटी के 2007 से लेकर के 2009 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं। उसके बाद हम अपना वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।